हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट मैराथन लेकर आई हूँ जो कि है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया सब्जेक्ट की। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है ओवरव्यू, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड करंट इश्यूज़। पहला टॉपिक है इसमें टैक्स। टैक्स क्या होता है? एक मैंडेटरी या कंपलसरी पेमेंट होती है जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस पे करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को, बिना किसी डायरेक्ट रिटर्न बेनिफिट के। समझ आया? टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है। कौन करता है? इंडिविजुअल या बिजनेसेस। किसको करती है? सरकार को, गवर्नमेंट को, बिना किसी रिटर्न बेनिफिट के। टैक्स से जो सरकार को इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, उन पैसों को कहाँ पे खर्च किया जाता है? तो पहला सेक्टर क्या है? डिफेंस के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम और एडमिनिस्ट्रेशन। इन सारे जगहों पे टैक्स रेवेन्यू को खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइडियल टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? तो जिन पीपल के पास एक अच्छी एबिलिटी है, ज़्यादा एबिलिटी है, उनको टैक्स ज़्यादा पे करना चाहिए। इससे क्या होगा? इक्विटी आएगी। नेक्स्ट क्या है? सर्टेनिटी, मतलब टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए लोगों को, कंफ्यूज ना हो उसमें। एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिससे ईजी एक्सेसिबल पेमेंट प्रोसेस हो सके, मतलब टैक्स की पेमेंट ईजिली हो सके। नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन कॉस्ट। टैक्स को कलेक्ट करने की कॉस्ट कम लगनी चाहिए। ठीक है, कम रहनी चाहिए। अगर कलेक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो ये अच्छा थोड़ी है। ठीक है, तो कलेक्शन कॉस्ट कम रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्टिविटी, मतलब मस्ट जनरेट इनफ रेवेन्यू फॉर स्टेट फंक्शंस। टैक्स इतना जनरेट हो कि इतनी रेवेन्यू हो कि स्टेट में जो खर्चा हो उसके लिए भी उसमें से पैसे निकल सके, रेवेन्यू निकल सके। ठीक है, ये एम होना चाहिए कि जो टैक्स जनरेट हो रहा है ना, इतना रेवेन्यू जनरेट हो कि स्टेट के खर्चों के लिए भी उस रेवेन्यू का यूज़ हो सके। और नेक्स्ट क्या है? इलास्टिसिटी, मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो उसके साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए टैक्स से गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्सेशन करने के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या मिलता है? टैक्स से रेवेन्यू मिलता है, इनकम मिलती है। तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या है? कहाँ से उनको इनकम जनरेट होती है? तो टैक्स से। नेक्स्ट क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा रिच है, वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? सोसाइटल इनइक्वालिटी कम होएगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यूटिलाइजिंग टैक्सेस टू कंट्रोल बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। टैक्सेशन का ही, टैक्स का ही यूज़ किया जाता है किसको कंट्रोल करने में? अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, अगर महंगाई आ जाती है, उसको भी टैक्स के पैसों से ही कंट्रोल किया जाता है। और अगर मंदी आ जाती है तो उसको भी टैक्स से ही कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डायरेक्टली फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्रॉड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉड डेवलपमेंट के लिए टैक्स का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्सेस ज़्यादा लगाई जाती है? सिगरेट्स हो गए, इस पे क्यों लगाते हैं टैक्स ज़्यादा? ताकि ये काम लोग ना करें, इस एक्टिविटी को डिस्करेज मिले। और नेक्स्ट क्या है? इनकरेज एक्टिविटी के लिए टैक्स क्या लगाते हैं? कम लगाते हैं। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, सोलर सिस्टम है या सोलर एनर्जी है, इसको जनरेट करने के लिए, सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो सरकार है वो टैक्स क्या लगाती है? कम लगाती है। ठीक है, ताकि ये काम लोग ज़्यादा करें। समझ आया? नेक्स्ट, अब टैक्स का 3 टायर सिस्टम है इंडिया के अंदर। क्या क्या? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या लेती है? टैक्स तो कितने सारे होते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन से टैक्स जाते हैं? तो कॉरपोरेशन टैक्स
सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, आयात निर्यात के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जाता है। और इनकम टैक्स भी कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है? SGST। GST के 3 टाइप होते हैं ना, तो उसमें से SGST स्टेट गवर्नमेंट लेती है। स्टैम्प ड्यूटी ये लेती हैं, और एक्साइज लेती हैं अल्कोहल के ऊपर। और लोकल गवर्नमेंट क्या लेती है? प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स। किसके हाथ में जाता है? लोकल गवर्नमेंट के हाथों में। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट फ्लो क्या होता है और इंटरप्टिव फ्लो क्या होता है? जब टैक्स डायरेक्टली पे किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया गया है, जैसे मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया है तो मैं डायरेक्टली उस टैक्स को पे कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फ्लो। बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरे ऊपर टैक्स लगा है, मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है, तो मैं ही पे करूँगी। बेस्ड एंटायरली ऑन एबिलिटी टू पे। ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है? मेरी एबिलिटी कितनी है पेमेंट करने की, जितनी एबिलिटी होगी उतना टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स के स्लैब्स है ना काफ़ी सारे, तो वो इनकम के अकॉर्डिंग होता है, वही लिखा है। नेक्स्ट है हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। इंटरप्टेड फ्लो ऐसे टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं और ये इनडायरेक्टली तरीके से पे होता है। जैसे आप कोई सामान लेने जाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ मतलब वो पैसा आपसे वसूल लिया जाता है। GST का टैक्स आपसे उस सामान के प्राइस में मिला के आपसे ले लिया जाता है। बट क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो? नहीं, वो पेमेंट कोई और करता है आपके बिहाफ पे, सेलर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बर्डन। ये जो बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर। जैसे जो दुकानदार है वो अपना बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर के ऊपर। और सारा किससे वसूलते हैं? कंज्यूमर से। जनरली ईजियर टू कलेक्ट। इसको कलेक्ट करना ईजी होता है। क्यों ईजी है? आप कोई सा भी सामान लेने चले जाओ, उसके ऊपर आपको GST पे करनी ही पड़ेगी। आप टिकट बुक करा लो, कुछ भी कर लो, तो ये ईजी होगा ना भाई। ये कंपलसरी मतलब देना ही देना है। सामान आप लोगे तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ आया? एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे GST, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्या है? टैक्स परफॉर्मेंस क्या होती है? ये क्या मेज़र करता है? टैक्स परफॉर्मेंस क्या मेज़र करता है कि जो टैक्सेस हैं उनको कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, कि उससे रेवेन्यू जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। समझ आया? टैक्स को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, इतने अच्छे से दो, मतलब उसके स्लैब्स इतने अच्छे से डिसाइड करो कि उससे इनफ रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। समझ आया? तो इसको मेज़र करने के 4 तरीके हैं। टैक्स टू GDP रेशियो, BONC, कंप्लायंस लेवल और रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले है टैक्स टू GDP रेशियो। कैसे निकालते हैं ये? टोटल टैक्स रेवेन्यू, मतलब इसको ना GDP के कंपेयर में निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ GDP के कंपेयर में। तो ऊपर क्या होता है? टोटल टैक्स रेवेन्यू, नीचे क्या हो गया? GDP इंटू में 100। समझ आया? ये लिखा है टोटल शोज, क्या शो करता है? टोटल टैक्स रेवेन्यू को परसेंटेज ऑफ GDP के कंपैरिजन में शो करता है। तो फॉर्मूला वही बन गया, टोटल टैक्स रेवेन्यू को अपॉन में GDP लिख दो डिनोमिनेटर में, इनटू में 100। ठीक है, क्या लिखा है? एक्सप्लिसिटली इंडिकेट्स टैक्स कैपेसिटी। ये क्या दिखाता है? टैक्स कैपेसिटी। अगर इसका रेशियो ज़्यादा आता है तो ये क्या दिखाता है? कि पब्लिक फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। समझ आया? इंडिया रेशियो हिस्टोरिकली लोअर दैन मैनी डेवलप्ड कंट्री। इंडिया की जो रेशियो है ना वो काफ़ी कम थी बाकी सारे डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या लिखा है? क्यों थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। टैक्स इवेजन होता है, मतलब टैक्स की चोरी की जाती है इल्लीगल तरीके से। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और लो पर कैपिटा इनकम भी है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्या है? कौन सा मेथड है? टैक्स BONC। ये क्या है?
क्या मेज़र करता है? रिस्पॉन्सिवनेस मेज़र करता है टैक्स रेवेन्यू का जीडीपी ग्रोथ के साथ। मतलब अगर जीडीपी में ग्रोथ कितना हुआ है, 1% अगर जीडीपी में ग्रोथ हुआ है तो उसका कितने परसेंटेज चेंज से टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये मेज़र करता है। ऊपर क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, किसके कंपैरिजन में? परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ठीक है। अगर आउटपुट 1 से ज़्यादा आती है तो क्या कहा जाता है कि टैक्स रेवेन्यू राइज हो रही है जीडीपी से ज़्यादा। अगर जीडीपी में 1% चेंज आ रहा है तो टैक्स रेवेन्यू में 2 या 3% चेंज आ रहा होगा अगर 1 से ज़्यादा आती है रेशियो। वेरेज अगर 1 से कम आती है तो ये क्या दिखाता है कि हमारा टैक्स सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, मैनी रूल्स एंड प्रोसीजर क्रिएट कॉन्फ्यूज़न। टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं जिस वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती है। लार्ज इनफॉर्मल इकनॉमी, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ट्रैक करना इनकम और ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी लार्ज इकनॉमी है, वो भी इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्या है? टैक्स इवेशन, टैक्स की इलीगल तरीके से चोरी की जाती है। नैरो टैक्स बेस, मतलब काफ़ी कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, पुअर पीपल को काफ़ी ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई सामान लेना है, गुड्स लेने हैं, तो जिस रेट का गुड्स हमें मतलब नॉर्मल रिच लोगों को मिलेगा उसी रेट का गुड पुअर पीपल को भी मिलेगा, तो बर्डन उनको ज़्यादा उठाना पड़ा है। जो रिच है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गुड्स महंगा हो जाए या कम हो जाए, बट फ़र्क किस पे पड़ता है? मिडिल क्लास लोगों के ऊपर और लोअर क्लास लोगों को। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी लोग ना टैक्स पे ना करके इलीगल मनी बचा के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। तो ये सारे क्या हैं? प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स आए, इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स आए। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं? जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, डिजिटाइजेशन हुआ, रिडक्शन हो गया कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर, और क्या हुआ? टैक्स बेस वाइडन हो गया, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया टैक्स बेस। जीएसटी में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है ये। डिजिटाइजेशन मतलब सब कुछ ऑनलाइन के तरह होगा। रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कौन भरती है? बिजनेसेस। तो ये इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करने के लिए इसको कम कर दिया और टैक्स बेस को बढ़ा दिया, जैसे पैन और आधार को लिंक कर दिया ताकि डिजिटल बेसिस पे ट्रैक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले जीएसटी। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। कब आया था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को आया था जीएसटी, ठीक है। इसने काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स, एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको अपने अंदर समा लिया। अब ये सारी चीज़ें मिलके एक टैक्स बन गया जो कि है जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे इम्पोज होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कोई गुड्स है, ठीक है, अगर वो दिल्ली के अंदर बन रही है, ठीक है, बट उसको लोग कंज्यूम कहाँ कर रहे हैं? आगरा के अंदर, ठीक है, तो उसका टैक्स कहाँ पे लगेगा? आगरा के अंदर। जहाँ पे उसको लोग कंज्यूम करेंगे उसका टैक्स वहीं पे लगता है। समझ आया? नेक्स्ट क्या है इसके फीचर्स? 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स चल रहा है, ये एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन है, ठीक है। रिमूव कर दिया कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जब टैक्स के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आपने रॉ मटेरियल खरीदे तब तो आपने टैक्स दिया ही, बट अब आपको दोबारा से उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है जब आप उसको बेच रहे हो या जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज कंप्लायंस। डिजिटल सिस्टम इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल सिस्टम आने की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई है टैक्स के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंप्लीफाइज कर दिया टैक्सेशन को, ठीक है, तो बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। कौन कौन से टाइप्स है जीएसटी के? कितने टाइप्स है? तो 4 टाइप हैं। CGST, SGST, IGST और UTGST। CGST मतलब
ये कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। IGST सेंटर कलेक्ट करती है। मतलब इंटर स्टेट ट्रेड के बीच में जो होता है ना, दो सिटी आपस में ट्रेड कर रही है तो उसको क्या बोलता है? इंटर स्टेट ट्रेड। तो ये कौन कलेक्ट करता है? सेंटर। और UTGST मतलब यूनियन टेरिटरीज ये कलेक्ट करती है, जो एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है उसको। नेक्स्ट क्या है? टैक्स रेवेन्यू स्टेट के पास जाती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने दिल्ली और आगरा का एग्जांपल दिया था, तो आगरा के अंदर उसको कंज्यूम किया जा रहा है, तो आगरा का स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स लेगा उस गुड्स के ऊपर। वो अलग बात है कि वो गुड प्रोड्यूस कहीं भी हुई हो, बट उसके ऊपर टैक्स उसी स्टेट में वसूला जाएगा जहाँ पे वो चीज़ कंज्यूम करी जा रही है, वो गुड कंज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, प्रोडक्ट कहाँ पे बना है? महाराष्ट्र में। उसको बेचा कहाँ गया है? दिल्ली में। तो टैक्स रेवेन्यू जो होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कहाँ पे जाएगी? दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी, कैस्केडिंग इफेक्ट। ये क्या था कि आपने पहले टैक्स दे रखा था, उसके ऊपर दोबारा से आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके ऊपर आपने टैक्स दिया, पर फिर बाद में आपको जब वो फाइनल गुड बन गया उसके बाद भी आपको टैक्स देना पड़ा, तो टैक्स के ऊपर एक और बार टैक्स दे रहे हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। सॉल्यूशन क्या है इसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या करता है? बिजनेसेस डिडक्ट टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। बिजनेस क्या करते हैं? जब वो बाद में दोबारा से टैक्स पे करते हैं ना, तो उसमें से पहले जो टैक्स पे कर रखा होता है उसको माइनस करके फिर पे करते हैं। जैसे फाइनल टैक्स लाइबिलिटी किसी पर्सन की बनी 300 रुपीज़, उसने रॉ मटेरियल पे पहले ही टैक्स पे कर रखा है 100 रुपये, तो वो उसको क्या कर देगा? डिडक्ट कर देगा। फिर जो उसकी नेट पेमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 200। समझ आया? वरना उसको 400 देने पड़, मतलब 400 हो जाता ना उसका टोटल, बट उसने क्या किया? 100 रुपीज़ को माइनस करके 200 रुपीज़ दिए। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो फ़ायदा ना उठाएगा तो, और अगर उठाएगा तो उसमें से डिडक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है? कौन कौन से स्लैब्स हैं? जीएसटी रेट कितने टाइप के हैं? तो 0% जो कि असेंशियल गुड्स आइटम पे होते हैं, 5% मास कंजम्पशन गुड्स पे होते हैं, 12% स्टैंडर्ड गुड्स पे होते हैं, 18% ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होते हैं, और 28% लग्जरी गुड्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्या है? जीएसटी काउंसिल। ये क्या होती है? जीएसटी काउंसिल क्या होती है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279A के अंदर। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 279A के अंदर। कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जो टैक्स रेट हमने पढ़ा ना 0%, 5%, ये कौन रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल। डिसाइड करता है कि किस किस सेक्टर में एग्जेम्पशन देना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? रिसॉल्व करता है डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने का काम भी जीएसटी काउंसिल का ही होता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं जीएसटी की? एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, हर जगह सिर्फ एक ही टैक्स है, जीएसटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन इन टैक्स कैस्केडिंग। टैक्स के ऊपर जो टैक्स पे करना होता था उसके अंदर रिडक्शन हो गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगती है। बेटर कंप्लाइंस, ऑनलाइन इनवॉइस मैचिंग करा जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ गई है और इकोनॉमी एक फॉर्मल हो गया। पहले क्या था? इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, और अब क्या हो गई है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी पोर्टल ही काम नहीं करता। ठीक है। काफ़ी सारे टैक्स रेट है, 0, 5, काफ़ी सारे हैं ना, तो इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कंप्लायंस बर्डन स्मॉल बिजनेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिफ़ंड आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से एक्सपोर्टर्स को सफ़र करना पड़ता है। रिफ़ंड मतलब वापस जो पैसे मिलते हैं वो। और रेवेन्यू कंसर्न, स्टेट फेयर ऑटोनॉमी लॉस, कोविड-19 कंपनसेशन डिस्प्यूट।
स्टेट कभी कभी लॉस की वजह से डरता है कि मुझे लॉस ना हो जाए, सारा का सारा पैसा अगर सेंट्रल वाला ही वसूल लेगा तो मेरे पास क्या बचेगा। जैसे कोविड-19 के टाइम पे कंपनसेशन का डिस्प्यूट आ गया था कि कौन स्टेट को पैसे देने हैं, कंपनसेशन देना है कि नहीं देना। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी एंड फेडरलिज्म। क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि ये कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म बनाता है। किसके द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। मतलब सब लोग आपस में मिलके, जो स्टेट हैं, सेंट्रल है, सब आपस में मिलके कोऑपरेटिव होके काम करते हैं जीएसटी के वजह से। नेगेटिव क्या है इसका, इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर स्टेट की क्या कर देता है, कम कर देता है। इंडिपेंडेंटली स्टेट की पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या माना जाता था इनिशियल फेज़ में कि इनिशियल फेज़ में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तब क्या था कि शॉर्ट टर्म प्राइस राइज इन सेलेक्ट सेक्टर, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर प्राइस राइज हो गया था शॉर्ट टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म की एक्सपेक्टेशन क्या रखी थी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा जीएसटी की वजह से, हायर एफिशिएंसी होगी और एक स्टेबल प्राइसिंग आएगी। फेडरलिज्म के मतलब समझ आया कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, समझ आया। नेक्स्ट क्या है, इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, जो कि हमारे इनकम और वेल्थ के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, किसी पर्सन के इनकम या वेल्थ के ऊपर। तो किस किस के ऊपर इम्पोज होता है डायरेक्ट टैक्स, पहला हो गया पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेसेस के ऊपर होता है, और कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कंपनीज के ऊपर और बिजनेसेस के ऊपर। फिर पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, सोर्सेज क्या होता है पर्सनल इनकम टैक्स के, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। अगर आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स दे रहे हो तो वो क्या भी किस में जाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर ही जाएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम किसको हो रही है, आपको हो रही है ना, तो इसलिए वो भी पर्सनल इनकम टैक्स में जाएगा। वेयर एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, हायर इनकम मतलब हायर रेट, मतलब अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसका टैक्स रेट ज़्यादा लगेगा। इसके कहने का मतलब यही है। क्या इंश्योर करता है ये, एक वेल्थी पे इंश्योर करता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जिसका इनकम ज़्यादा है उसको टैक्स ज़्यादा पे करना है, जिसकी इनकम कम है उसको टैक्स कम पे करना है। 2 पिलर्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, वही है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब हायर इनकम है तो हायर टैक्स पे करो, सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर स्टेट। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कंजम्पशन के ऊपर इम्पोज किया जाता है। कंजम्पशन, हम जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई और एक्साइज ड्यूटी होती है। रेग्रेसिव नेचर होता है, मतलब पुअर पीपल को ज़्यादा शेयर्स ऑफ इनकम खर्च करने पड़ते हैं। फीचर्स क्या है, वाइड कवरेज है और इजी कलेक्शन हो सकता है प्रोड्यूसर्स और सेलर्स से डायरेक्टली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसके अंदर, मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला है लो टैक्स बेस, लोगों का टैक्स बेस काफ़ी कम है, काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो एक्चुअल में इनकम टैक्स पे करते हैं। क्यों, क्योंकि लो इनकम है, लोगों की इनकम कम है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर एग्जम्पशन लगी हुई है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स इवेजन, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, अपना इनकम छुपाते हैं इलीगल तरीके से, जैसे कि फेक तरह से डिडक्शन करी हो, कैश इकोनॉमी और ऑफशोर अकाउंट। टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है, ये क्या था, इलीगल तरीके से पैसा छुपाना, ये लीगल तरीके से पैसे छुपाया जाता है। जैसे कि आपको प्रॉफिट हुआ है किसी और कंट्री में, पर आपने अपना प्रॉफिट लो टैक्स कंट्री में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे टैक्स कम लगता है, तो ये क्या है, लीगल तरीके से आप अपना टैक्स छुपा रहे हो, मतलब टैक्स को कम देना चाह रहे हो। नेक्स्ट क्या है, हाई टैक्स बर्डन। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनी पे करती है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हाई टैक्स बर्डन हो जाता है, ठीक है, जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है,
BEPS प्रॉब्लम होता है। ये क्या होता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज शिफ्टिंग डोमेस्टिक प्रॉफिट एब्रॉड। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है उसको वसूलने में, वो पढ़ रहे हैं हम। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है वो क्या करती हैं? यहाँ का जो प्रॉफिट है ना वो अपने कंट्रीज़ में भेज देती है ताकि उनको इंडिया में टैक्स ना देना पड़े या कम देना पड़े। द इंसेंटिव ट्रैप, ये क्या होता है? टू मैनी एग्जेम्पशन दे रखी है, जिससे क्या गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और क्या लिखा है? मैनी एग्जेम्पशंस एंड प्रोविज़न क्रिएट डीप कन्फ्यूज़न। काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस हैं, प्रोविज़न्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डीप कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये क्या क्या है? लीगल कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है वो है। इससे क्या होता है? लिटिगेशन हो जाती है, फ्रीक्वेंट अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स रह जाते हैं, और टैक्स पेयर और अथॉरिटीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो क्या रह जाता है? अनरिजॉल्व्ड। फॉल आउट क्या है? डिले होता है, अनसर्टेनिटी होता है, और हाई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी लगती है। नेक्स्ट क्या है? एक्शंस किस किस चीज़ों पे लेना चाहिए? तो फेसलेस असेसमेंट, क्या करना चाहिए? डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट को हटा दो, और क्या करो? जिससे क्या होगा? करप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ह्यूमन डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं करेंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, उनका कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली ह्यूमन कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, तो इससे करप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा। नेक्स्ट क्या है? लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इम्प्लीमेंट स्पेसिफिकली टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। कॉर्पोरेट टैक्स को रेट को क्या कर दो? कम कर दो, जिससे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़े और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़े। डिजिटल मॉनिटरिंग, एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम लाओ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, जिससे टैक्स बेस अच्छा हो पाए। और सिंप्लीफाइड कर दो फाइलिंग, मतलब ये जो ऑनलाइन रिटर्न, प्री फाइल्ड फॉर्म्स होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सिंपल प्रोसीजर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? ठीक है, तो सबसे पहला है रिग्रेसिव बर्डन, हर्ट्स पुअरर सेक्शन के लोगों को काफ़ी हर्ट होता है, क्योंकि उनको अपने इनकम का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इस पर खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, ये क्या है? हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली इंक्रीज द फाइनल कंज्यूमर प्राइस ऑफ गुड्स। क्या करता है ये? अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगा रखा है तो उससे ऑब्वियसली जो फाइनल कंज्यूमर प्राइस खरीद रहा है, जिस प्राइस पे गुड्स, वो प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है। डिपेंडेंस ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल आर एक्सट्रीमली हैविली टैक्स, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, इसको GST फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। क्यों? देखते हैं क्यों ज़रूरी है पेट्रोलियम पैराडॉक्स, क्यों ज़रूरी है? मतलब पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स क्यों लगाया जाता है? मेजर सोर्सेज ऑफ स्टेबल रेवेन्यू फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ये एक स्टेबल सोर्स है इनकम का, एक स्टेबल है, स्थिर है सेंट्रल और स्टेट इनकम का। ठीक है, गवर्नमेंट हैविली फ्यूल टैक्सेस लगाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाता है और वैट लगाता है, और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सारे टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आती है। क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है? हाई फ्यूल प्राइस इमीडिएटली इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हाई फ्यूल प्राइस है, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो उस वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब रेजिंग प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, भैया हर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? एक बड़ा बर्डन आ जाएगा कॉमन पीपल के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा हम लोगों के ऊपर जो मिडल या लोअर क्लास के लोग हैं। जैसे अभी जो हो रहा है, तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है? हर प्रोडक्ट का रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और बर्डन किसको उठाना पड़ रहा है? कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट क्या है? स्टेट फेयरसली फेयर रेवेन्यू लॉस एज पेट्रोलियम प्रोवाइड देयर मोस्ट स्टेबल गारंटीड इनकम स्ट्रीम। स्टेट डरती है, ठीक है, कि वो अपना रेवेन्यू लॉस ना कर जाए, क्योंकि पेट्रोलियम एक स्टेबल गारंटीड इनकम उन लोगों को देता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है GST के अंदर इसको डालने के?
लोअर प्राइस कर दो कंज्यूमर के लिए, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दो और यूनिफॉर्म टैक्सेशन हर एक कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्या क्या है? इमीडिएट मैसिव रेवेन्यू लॉस फॉर गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, और सेवरल फिस्कल स्ट्रेस फॉर स्टेट बजट। फिस्कल मतलब मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, तो स्ट्रेस आ जाएगा स्टेट बजट के अंदर, इस वजह से इसको जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया, समझे। नेक्स्ट क्या है? कस्टम ड्यूटी। ये क्या होता है? जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटीज़। जैसे इससे क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलती है और कंट्रोल करता है इंपोर्ट्स कम होते हैं क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगा रखे हैं इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रखी है जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है। स्मगलिंग, ठीक है, प्रिडिक्टिवली अकर व्होएवर ड्यूटीज़ बिकम एक्सेसिवली हाई। ऐसी जगह पे जहाँ पे ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़, वहाँ पे स्मगलिंग भी होती है और ट्रेड डिस्प्यूट, ये प्रॉब्लम्स हैं। अग्रेसिव ड्यूटीज़ में वॉलाइट इंटरनेशनल फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स, ट्रेड डिस्प्यूट भी हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वॉलेट होते हैं। क्या है फिर आगे? इससे क्या क्या चीज़ें हो रही है? डिजिटाइजेशन, जीएसटी की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही है? डिजिटाइजेशन आ रहा है, मतलब एआई बेस्ड हो रहा है मॉनिटरिंग। इससे क्या हो रहा है? टैक्स बेस काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेसली मॉनिटर कर सकते हैं, जांच सकते हैं। इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिकली मैसिव सर्ज इन डिजिटल पेमेंट हो रहा है ना, तो इस वजह से इकोनॉमिक फॉर्मल हो रही है, सब कुछ डिजिटल तरीके से हो रहा है। जीएसटी के वजह से मार्केट डिमांड क्या हो रही है? वाइड स्प्रेड हो रही है, फ्यूअर सिंप्लीमेंट टैक्स स्लैब्स की वजह से, और डायरेक्ट टैक्स कोड, ऑनगोइंग एग्रेसिव डिस्कशन टू सिंप्लीफाई लीगेसी टैक्स लॉज इनटू अ कोहेसिव कोड। तो यूनिट 1 हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है यूनिट 2 जो कि है एनालिसिस ऑफ बजट एंड डेफिसिट, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? गवर्नमेंट बजट। ये क्या होता है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 2 साइड्स दिखाती है। कौन सी 2 साइड्स? एक्सपेक्टेड इनकम जो कि हो गया रिसीप्ट्स, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो कि हो गया स्पेंडिंग। ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट बजट के अंदर दिखाई जाती है और इसी को क्या बोलता जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। अगर एग्जांपल देखो, अगर बजट आया आपका 2025-26 का, तो वो स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 को, और एंड कब होगा? 31 मार्च 2026 को। समझ आया? अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट लाने का? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कौन कौन से टूल्स है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के? तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब बूस्ट करना और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमने पढ़ा था कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना, और वेलफेयर, ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है ये। जैसे एग्जांपल हो गया फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना पीडीएस के थ्रू, और एमजी नरेगा। प्राइस स्टेबिलिटी, ये क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना टैक्स और स्पेंडिंग के द्वारा। एग्जांपल क्या है? जैसे कि फ्यूल टैक्स क्या कर दिया? कम कर दिया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पब्लिक वर्क्स क्रिएट्स जॉब। पब्लिक वर्क्स जो भी होते हैं ना उसके अंदर जॉब क्रिएट करी जाती है, जैसे रोड्स बना रहे हैं या पब्लिक के काफ़ी सारे वर्क्स हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, फंड किस चीज़ को प्रायोरिटी करता है? ऐसे सेक्टर जो कि है हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिफेंस और एजुकेशन। हमने पढ़ा था ना कि टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है, तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है कि यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन करना है, ठीक है। अब इंडियन बजट, मतलब इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है बजट का? तो कैसे स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर? एक हो गया स्टेट बजट और एक हो गया यूनियन बजट। यूनियन बजट क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? रेवेन्यू एस्टिमेट करा जाता है, एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं, और टैक्स प्रपोजल देते हैं, और फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी करते हैं। आगे पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होती है। नेक्स्ट क्या है? यूनियन बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं?
ठीक है। गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं इसको। तो इसके दो कंपोनेंट्स है, एक हो गया रिसीप्ट्स और एक हो गया एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स मतलब गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई है और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है। तो रिसीप्ट्स दो टाइप की होती है, एक हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो हम अपने घर में भी तो बजट बनाते हैं ना, जैसे हमारी इनकम है मंथ की 50,000, तो हम देखेंगे कि मेरी इनकम कितनी है 50,000 और मेरे को इसको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। तो जो इनकम है वो क्या हो जाएगी रिसिप्ट्स, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा स्पेंडिंग, ठीक है। अब हमारी इनकम दो तरीके से हो सकती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब रेगुलर बेसिस पे जो मेरे को पेमेंट मिल रही है जैसे सैलरी, तो ये क्या हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाएगी, जैसे मैंने कोई अपना असेट भेजा है, कोई घर बेचा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल रिसीट्स। तो वैसे ही गवर्नमेंट का भी है, दो टाइप के होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, ऐसे रिसीट्स जिसके अंदर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई असेट्स कम नहीं होता है। वेयर एज कैपिटल रिसीट्स कैसे होते हैं, आपकी असेट्स कम होती है और इसमें लाइबिलिटी भी जनरेट होती है, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी दो टाइप है, एक हो गया टैक्स रेवेन्यू, एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इनकम टैक्स के द्वारा करी जाती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट को इनकम आती है ना, वो दो तरीके से आती है, एक तो हो गया टैक्स से जो इनकम आती है और एक हो गया नॉन टैक्स से जो इनकम आती है। तो टैक्स से कितने टाइप की इनकम आएगी, एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल और फर्म के ऊपर लगाई जाती है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है, इनकम ऐसी जो टैक्स के बिना आ रही है, टैक्स के अलावा, जैसे कि इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, डिविडेंड मिला है पीएसयू से, फीस एंड फाइन्स वसूले हैं और स्पेक्ट्रम ऑक्शन रेवेन्यू भी मिला है। फिर वही लिखा है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसके एडवांटेजेस लिखे हैं, टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करता है, बेटर लॉजिस्टिक क्रिएट करता है और रेवेन्यू अच्छी करता है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वन नेशन मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, वन नेशन वन टैक्स, टाइप सीजीएसटी एसजीएसटी ये हम पढ़ चुके हैं। बर्डन क्या करता है, स्मॉल फर्म के ऊपर ज़्यादा ला देता है, ये क्या है प्रॉब्लम। और रेवेन्यू शेयर डिस्प्यूट भी क्रिएट कर देता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो बजट रिसिप्ट्स कितने टाइप के थे, सेंट्रल और यूनियन। तो यूनियन के अंदर रिसिप्ट आ गया, रिसिप्ट्स में कितने टाइप के थे, मतलब बजट कितने टाइप के थे, स्टेट और यूनियन। यूनियन क्या था, जिसके अंदर दो टाइप थे, एक हो गया रेवेन्यू और एक हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हम रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू में क्या क्या था, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर टैक्स रेवेन्यू के भी टाइप है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट यूज़ करता है अपना टैक्सेशन कहाँ, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी को चेंज करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या यूज़ करता है, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, एक्सपेंशन पॉलिसी होती है एक, और एक होती है कॉन्ट्रडिक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, इसका गोल क्या होता है, यूज ड्यूरिंग अ रिसेशन। जब रिसेशन का टाइम आता है, मंदी की टाइम आती है, उस टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ होती है, जैसे कि स्पेंडिंग बढ़ा दी और टैक्स रेट क्या कर दिए, कम कर दिए। फिस्कल याद रखना आपको मनी से रिलेटेड है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे अपना खर्चा कर रही है, किस किस से बोरोइंग कर रही है, टैक्सेशन कैसे कैसे यूज़ कर रही है, तो उससे रिलेटेड है। तो दो टाइप के, एक्सपेंशनरी ये कब करी जाती है, मंदी के टाइम पे स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है और टैक्स कम कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ये कब होती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए इस टाइम पे खर्चा कम कर देती है और टैक्स रेट बढ़ा देती है, ताकि जैसे इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो जब लोगों से पैसा ले लेंगे तभी तो इन्फ्लेशन कम होगा ना, लोग सामान कम खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तभी तो प्राइस बढ़ता है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ना इकोनॉमी का जो मनी है वो अपने पास लेना चाहती है, तो इसलिए टैक्स रेट क्या कर देती है, बढ़ा देती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्नाइजिंग द लेजर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये क्या था, ओल्ड सिस्टम, प्लान एक्सपेंडिचर होता था एक और एक होता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इस सिस्टम को हटा दिया गया
2017 में क्यों हटाया गया? ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छी करी जा सके। अब क्या आ गया है? रेवेन्यू एंड कैपिटल क्लासिफिकेशन। इसको मॉडर्न एरा भी बोलते हैं। इसके अंदर एक रेवेन्यू अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो रेवेन्यू क्या होता है? जो असेट्स क्रिएट नहीं करता और जो रेवेन्यू कम मतलब लाइबिलिटी कम नहीं करता। वेयरएस कैपिटल क्या होता है? असेट्स क्रिएट करता है और लाइबिलिटी क्या कर देता है? कम। नेचर कैसा होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स का? डे टू डे ऑपरेशन के लिए, और कैपिटल अकाउंट का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए। आप रोज़ रोज़ हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी बेचोगे अगर आपका वो मेन बिजनेस नहीं है तो, ठीक है। फिर कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? रिसीट्स डैट इधर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट्स। ऐसी रिसीट्स जो कि या तो लाइबिलिटी बढ़ा दे या तो असेट्स कम कर दे, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक हो गया बोरोइंग, एक हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग मतलब उधार पैसे लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ेगी आपकी। कहाँ कहाँ से सरकार उधार लेती है? तो आरबीआई से, मार्केट, ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। फॉरेन मतलब जो इंडिया में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है ना बाहर से, या फिर इंडिया के बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे। वार्निंग क्या है? बोरोइंग क्या इंक्रीज कर देता है? पब्लिक डेट्स, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है लोन रिकवरी में। और डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होती है? रेड्यूस कर देता है असेट्स। एग्जाम्पल कैसे हो गया? जैसे गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए या पीएसयूज बेच दिए, ठीक है। तो उससे क्या होगी कि गवर्नमेंट की असेट्स कम हो रही है ना। केस स्टडी क्या है? सेलिंग स्टेक इन एलआईसी। एलआईसी के स्टेक सेल कर दिया तो ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड रेज करना, एफिशिएंसी अच्छा करना और फिस्कल बर्डन को कम करना। नेक्स्ट क्या है? बजट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर क्या होता है? कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है और ये बार बार होता रहता है। इम्पैक्ट क्या होता है? लाइबिलिटीज़ कम नहीं करता और असेट्स क्रिएट नहीं करता। एग्जाम्पल सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रमोट करता है, जैसे असेट्स क्रिएट करता है और लाइबिलिटी कम करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? रोड बनाना, रेलवे, स्कूल, डिफेंस इक्विपमेंट। फिर बजट डेफिसिट होते हैं, मतलब बजट के अंदर कमी हो जाती है। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाए और रिसीप्ट क्या हो जाए? कम, तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया और रिसीट्स क्या हो गई? कम हो गई। एक्सपेंडिचर जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया और प्राइमरी डेफिसिट हो गया। पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? डे टू डे शॉर्टफॉल हो गया, मतलब डे टू डे खर्चों में शॉर्टफॉल, डे टू डे इनकम में शॉर्टफॉल हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया और रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या हो गए? कम। जैसे आपकी सैलरी बढ़ गई और आपके डेली खर्चे क्या हो गए? बढ़ गए हैं। तो मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू मेक डे टू डे एक्सपेंसेस फ्रॉम रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम से गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाती, जैसे सैलरी एंड सब्सिडी एक्सपेंसेस टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए। सैलरी तो गवर्नमेंट ही देती है ना सबको, तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाए और टैक्स से इनकम कम हो जाए। इम्प्लीकेशन क्या होता है? डिस सेविंग करती है गवर्नमेंट, बोरोइंग करती है, ठीक है, और फ्यूचर ग्रोथ को कम कर देती है। नेक्स्ट क्या है? फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिसिट इंडिकेटर है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल बोरोइंग जो गवर्नमेंट को रिक्वायर होता है। इसमें क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसीट से, बोरोइंग इसके अंदर ऐड नहीं होता। कॉजेज एंड इफेक्ट क्या क्या होता है? हाई सब्सिडी हो जाती है, लो टैक्स कलेक्शन, इस चीज़ों के वजह से फिस्कल डेफिसिट होती है। इकोनॉमिक में स्लो डाउन आ गया। इफेक्ट क्या क्या होता है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, डेट बर्डन बढ़ जाता है और हायर इंटरेस्ट हो जाता है। पॉजिटिव साइड क्या है? फिस्कल डेफिसिट अगर मॉडरेट है ना तो ये स्टिम्युलेट ग्रोथ भी करती है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या दिखाती है? डेफिसिट ऐसी डेफिसिट दिखाती है जो पास्ट डेट बर्डन को इंक्लूड नहीं करता है, जैसे फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट क्या कर दिया? माइनस, ठीक है। तो पास्ट डेट बर्डन को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इंपॉर्टेंस क्या है? ये ट्रू करंट फिस्कल दिखाती है गवर्नमेंट का टुडे में, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट है, इसके अंदर से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दिया, मतलब एक फ़िल्टर होके आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट जो होती है गवर्नमेंट फाइनेंस की, वो इसके 3 प्राइमरी चैनल है। पहला हो गया बोरोइंग,
उधार ले सकती हैं किसी से, एक्सटर्नल लोन ले सकते हैं और प्रिंटिंग कर सकते हैं मनी। बोरोइंग मतलब लोन ले लिया बैंक से, ठीक है। एक्सटर्नल लोन इंडिया के बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनसे लोन ले लिया, या फिर आरबीआई को कह दिया कि आप पैसे ज़्यादा छापो, ठीक है। इस सब चीज़ों से डेफिसिट हो जाएगा फाइनेंस के अंदर। डेंजर क्या हो जाता है, मनी प्रिंट करने का, मोनेटाइजेशन हो जाता है डेफिसिट के अंदर, मतलब आरबीआई प्रिंट करता है मनी को फाइनेंस डेफिसिट से बचाने के लिए। एडवांटेज क्या होता है, फंडिंग जल्दी आती है, और डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन रिस्क हो जाता है, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। अगर इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, जिस वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, इंडिया सिग्निफिकेंटली रेड्यूस ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन आफ्टर द 1997 रिफॉर्म। इंडिया ने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया है 1997 रिफॉर्म के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डेब्ट। ये क्या होती है, टोटल बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट जो गवर्नमेंट ने कंट्री के अंदर ही बोरोइंग करी है, उधार लिया है। एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, ट्रेजरी बिल रख दी आरबीआई के पास और आरबीआई से क्या लिया है, उधार लिया है। एक्सटर्नल डेट क्या हो जाएंगे, जहाँ फॉरेन सोर्सेज के थ्रू बोरोइंग करी है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, आईएमएफ असिस्टेंट से लोन लिया है, ठीक है। इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट रेशियो इज़ रिलेटिवली मॉडरेट कंपेयर टू मैनी कंट्रीज़। काफ़ी कंट्रीज़ के कंपेयर में इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट रिलेटिवली मॉडरेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेब्ट मैनेजमेंट का कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक एक्टिव बैलेंसिंग एक्ट है टैक्सेशन और स्पेंडिंग के बीच में। डेफिसिट एक ज़रूरी टूल है, हमेशा ये बैड नहीं है, क्योंकि ये फंड के अंदर कैपिटल ग्रोथ भी करती है, कैपिटल ग्रोथ के अंदर फंड भी करती है। जैसे हम डेफिसिट में चले गए तो हम बोरोइंग करेंगे तो उससे क्या होगा, कैपिटल ग्रोथ में फंडिंग होगी। अल्टीमेट गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ठीक है, बिना किसी क्रस्ट बाय कंजम्पशन कॉस्ट और इन्फ्लेशन, मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना बिना किसी रिकरिंग कंजम्पशन कॉस्ट के और इन्फ्लेशन के। कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सस्टेनेबल डेट मैनेजमेंट का। डेट मैनेजमेंट सिंपली मीन्स मैनेजिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग को मैनेज करना सस्टेनेबिलिटी तरीके से। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बोरोइंग कॉस्ट को कम करना, ठीक है, कंट्रोल करना रिस्क को और फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। आगे क्या है, FRBM एक्ट एस्टेब्लिश करा था, क्यों करा था, ताकि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाए। कब करा था इसको इंट्रोड्यूस, 2003 में, याद रखनी है डेट्स। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। कैसे एक्ट करता है ये एक रूल बुक है, मतलब ये रूल्स देता है ताकि फिजिकल डेफिसिट कम हो सके, डिसिप्लिन इम्प्रूव हो सके और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। फीचर्स क्या क्या है इसके, फिजिकल डेफिसिट को टारगेट करता है, मतलब गवर्नमेंट को इसको यूज़ करना चाहिए ताकि फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। रेवेन्यू डेफिसिट को भी एम करता है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो, एलिमिनेट हो। और ट्रांसपेरेंसी, मतलब गवर्नमेंट जो भी चीज़ें कर रही है, जितनी बोरोइंग है, उसकी लायबिलिटी है, फिजिकल रिस्क है, वो ट्रांसपेरेंट रहे। नेक्स्ट क्या है, एनके सिंह कमेटी। ये क्या करती है, एक स्ट्रिक्ट डेफिसिट टारगेट को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो सकता है इकोनॉमिक शॉक के टाइम पे। एक डेफिसिट टारगेट को, स्ट्रिक्ट डेफिसिट टारगेट को रिकॉग्नाइज करती है। अगर इकोनॉमिक शॉक आ जाता है तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। द FRBM रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड स्ट्रक्चरल अपडेट। तब FRBM रिव्यू कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है स्ट्रक्चरल अपडेट। शिफ्ट क्या क्या हुआ, मतलब रिकमेंडेशन क्या क्या दी एनके सिंह कमेटी ने। शिफ्टेड फोकस टू स्पेसिफिक डेब्ट टू जीडीपी टारगेट, डेब्ट टू जीडीपी टारगेट पे स्पेसिफिक फोकस करा, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल फिस्कल फ्रेमवर्क बनाया जो क्या अलाउ करती है, गवर्नमेंट ब्रीथिंग रूम ड्यूरिंग क्राइसिस वाइल मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। गवर्नमेंट को
शांति मिले, मतलब वो सांस ले सके जिस टाइम पे क्राइसिस आ जाए, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ साथ। मतलब क्या होता था ना कि एक स्ट्रिक्ट डेफिसिट टारगेट बनाया जाता था इकोनॉमिक शॉक के टाइम पे, जिसको काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता था, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता था। तो जब FRBM रिव्यू कमेटी आई, इसने क्या रिकमेंड किया, स्ट्रक्चरल अपडेट करते जाओ, ठीक है, चेंजेस करते जाओ, इसको फ्लेक्सिबल बनाओ। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। पता है ना कि सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स लेती है। तो क्या लिखा है, इंडिया ऑपरेट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म मींस फाइनेंशियल पावर इज नॉट स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज्ड। जो फाइनेंशियल पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक जने के पास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट है सेंट्रल और स्टेट के अंदर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्या लिखा है, बोथ लेवल पोसेस डिस्टिंक्ट टैक्स पावर, दोनों के पास अलग अलग टाइप के टैक्स पावर है, और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 के अंदर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स टैक्स शेयरिंग एंड ग्रांट इन एड टू रिसॉल्व इनहेरेंट फाइनेंशियल इम्बैलेंस इन द फेडरल सिस्टम। क्या रिकमेंड करता है ये कि टैक्स शेयरिंग होना चाहिए और ग्रांट इन एड मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी स्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करो ताकि फाइनेंशियल इम्बैलेंस को रिसॉल्व करा जा सके और एक अच्छा फेडरल सिस्टम बन सके, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सेंट्रल इनहेरिटरी कलेक्ट मोर टैक्स वाइल स्टेट आर टास्क विद स्पेंडिंग मोर ऑन सिटीजन वेलफेयर। देखो, सेंट्रल टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करती है जबकि स्टेट्स काम ज़्यादा करती है, ठीक है, क्योंकि वो सिटीजन वेलफेयर के लिए काम ज़्यादा करती है। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का, डिफरेंट स्टेट हैव वास्टली डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू कैपेसिटी। एक बजट बनता है ना कि इस स्टेट को इतना पैसा प्रोवाइड करना है ऐसे से, तो वो वहाँ के रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। जैसे महाराष्ट्र का रेवेन्यू ज़्यादा होगा और बिहार का रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिस्ट क्या प्रेफर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपेयर में। नेशनल बजट किस चीज़ों में डिवाइडेड है, टू स्पेंडेड बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट की रनिंग होती है, मतलब गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे ये इनकम खर्चे करने पड़ते हैं। वेरस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इकोनॉमी बनाती है। तो इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट्स क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट करता है और प्रोडक्टिविटी अच्छी करता है। वेरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली ऑपरेशन के लिए ये बस ये ज़रूरी है, और एक्सेसिव सब्सिडीज़ अगर प्रोवाइड कर दी तो फिस्कल बैलेंस क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। समझ आ रहा है ना। सब्सिडीज़ आ रहा है नेसेसरी इंटरवेंशन विद स्टीप फिस्कल कॉस्ट। सब्सिडीज़ काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। आ सब्सिडीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है, असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये एक इंडियन सब्सिडीज़ कवर क्या क्या कवर करता है, इंडियन सब्सिडीज़ फूड, फर्टिलाइज़र और फ्यूल, ठीक है। किस में हेल्प करता है, पुअर को हेल्प करता है कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सके। अगर कोई चीज़ महंगी है तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करके वो लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं और फार्मर के लाइवलीहुड में सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है किस किस चीज़ में, फूड, फर्टिलाइज़र और फ्यूल। इससे क्या होता है, फिस्कल बर्डन बन जाता है और लीकेज एंड सिस्टम इनएफिशिएंसी भी हो सकती है अगर सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड करी गई तो। नेक्स्ट क्या है, ऑफ बजट बोरोइंग। These are loans taken to fund government programs that are not shown directly in the official national budget. ये एक ऐसे लोन्स हैं जो कि ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए फ़ंड किए जाते हैं जो कि बजट के अंदर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। जो बजट आता है ना उसके अंदर इसको नहीं दिखाया जाता है। ऑफ बजट बोरोइंग होता है, जैसे कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए बोरोइंग करी गई है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या करता है ये, इसका लिमिटेशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, क्योंकि दिखा नहीं रहा है बजट के अंदर, और डेंजरस हिडन लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। पैंडेमिक के बाद क्या क्या हुआ फिस्कल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो कोविड-19 मैसिवली डिसरप्टेड द इंडियन बजट। कोविड-19 के वजह से इंडियन बजट में काफ़ी ज़्यादा
चेंजेस आ गए, प्रायोरिटी चेंज हो गई, डेफिसिट रिडक्शन हो गया, इमीडिएट इकोनॉमिक एंड मेडिकल सर्वाइवल के वजह से। ठीक है, पैंडेमिक शॉक की वजह से क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई, भाई लोग ही नहीं पैसे कमा रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से भरेंगे। अनप्रेसिडेंट राइज इन हेल्थ एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ, गवर्नमेंट को काफ़ी सारे बेड्स वगैरह लाने पड़ रहे थे, काफ़ी मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ी थी, बनानी पड़ रही थी, इंपोर्ट नहीं इंडिया में ही तो बनी थी ना, तो वो सारी चीज़ें, और सिग्निफिकेंटली हायर फिजिकल डेफिशिट हो गया था इन चीज़ों की वजह से। गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि वो एक एक्सपेंशनरी फिजिकल डेफिशिट को अडॉप्ट करें। हमने पढ़ा था ना एक्सपेंशनरी फिजिकल डेफिशिट क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, डिजिटलाइजेशन एंड असेट्स क्रिएशन के अंदर तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए, इंक्रीज, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और लॉजिस्टिक पे फोकस हो। जीएसटी बेस्ड टैक्स सिस्टम बन गया, अब डिजिटलाइजेशन हो गया और फिजिकल कंसोलिडेशन हो गया, मतलब अटेम्प्ट करे जा रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट को कम करा जा सके और अपने नॉर्मल लेवल पे आया जा सके। समझ आया है ना। चलो यूनिट 2 भी ख़त्म हो गई, नेक्स्ट है यूनिट 3 जो कि है फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होती है, फाइनेंशियल रिलेशन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एक फेडरल कंट्री के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर कि कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, किसको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, किसको मनी खर्च करना चाहिए और कैसे रिसोर्सेज को शेयर करा जाना चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या होता है फिजिकल फेडरलिज्म का, इंश्योर एफिशिएंट पब्लिक सर्विस, एक अच्छी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर पाए, बैलेंस कर पाए रीजनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन स्ट्रक्चर कैसा है इंडियन गवर्नेंस का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रॉड नेशनल इंटरेस्ट को मैनेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टेट को इंटरेस्ट को मैनेज करती है, और लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, ये क्या मैनेज करती है, इमीडिएट कम्युनिटी नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं और क्यों ज़रूरी है ये। डिफरेंट गवर्नमेंट्स परफॉर्म फंडामेंटली डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, पुलिस, एग्रीकल्चर और हेल्थ, और लोकल गवर्नमेंट वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड रोड्स, इनका काम होता है। ठीक है, मिसमैच कैसे आ जाता है, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है सबकी, ठीक है, रेवेन्यू पावर सबके अलग अलग है, तो इस वजह से फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, मेजर प्रिंसिपल्स क्या क्या है फिजिकल फेडरलिज्म के, तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब पब्लिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द पीपल। जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सर्विस तो प्रोवाइड की जा रही है बट लोग उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे, लोग उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मतलब हर सिटीज़न को पब्लिक सर्विसेज मिलनी चाहिए। बेसिक पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो हर सिटीज़न को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रीजन के हो, पर सबको मिलनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ये क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नेंस को अरेंज करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स अगर कोई होते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, ये क्या करते हैं, सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू पीपल। वही है फर्स्ट कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करो जो लोग उसका फ़ायदा उठा पाए, जैसे कि लोकल रोड म्यूनिसिपैलिटी देता है, नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देता है। इम्प्रूव क्या करता है, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोल रहा था कि सबको इक्वल बेनिफिट मिले। पुअर स्टेट नीड्स असिस्टेंस फॉर रिचर रीजन थ्रू ट्रांसफ़र। ठीक है, बिहार रिसीव मोर ग्रांट्स देन रिचर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र। जो स्टेट्स पुअर है उसको ज़्यादा ग्रांट्स दो एज़ कम्पेयर टू रिच स्टेट के, ताकि एक इक्विटी आ पाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी क्या बोल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगा माइक्रो स्टेबिलिटी,
इट हैज़ लार्जर फाइनेंशियल कैपेसिटी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थ्योरीज हैं, तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है मुसग्रेव्स 3 फंक्शंस। किसने दिया है? रिचर्ड मुसग्रेव्स ने। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बोला कि कौन किस किस चीज़ों पे खर्च करेगा। तो एलोकेशन, जैसे पब्लिक गुड्स, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब पे कौन खर्चा करेगा? लोकल गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, वेलफेयर करना, सब्सिडीज देना और प्रोग्रेसिव टैक्स लेना, ये सब कौन करेगा हैंडल? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को और रिसेशन को मैनेज करना, ये भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आई मुसग्रेव्स 3 फंक्शंस थ्योरी? क्लासिकल थ्योरी है ये। नेक्स्ट है ओट्स डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम। ये क्या बोलता है कि लोकल गवर्नमेंट को लोकल नीड के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। ठीक है, जैसे आप जिस जगह पे रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, तो वो उस एरिया के जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। किसने दिया ये? वॉलेस ओट्स ने। तो जैसे कि विलेज पंचायत है, वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि लोकल वाटर प्रॉब्लम है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पॉलिसी मेकर जो कि दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? टाइबोट मॉडल। इसका मतलब क्या है? वोटिंग विद फीट। किसने दिया है टाइबोट मॉडल को? क्या बोलता है? पीपल चूज लोकेशन ऑफरिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसने बोला कि पीपल वो जगह ज़्यादा चूज़ करता है, उस जगह को चूज़ करता है जहाँ पे उसको अच्छा कॉम्बिनेशन मिले। किस किस चीज़ों का? टैक्सीज़ का, पब्लिक सर्विस का। अब जैसे आप गांव में रहते हो, तो गांव में अगर आपको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, तो आप वहाँ से मूव होके ऐसी जगह पे जाओगे ना जहाँ पे आपको हर फैसिलिटीज़ मिले। तो यही ये वाला मॉडल बोलता है कि अगर आपको किसी स्टेट में पुअर फैसिलिटी मिल रही है, तो आप ऐसी जगह पे मूव कर जाओगे जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अच्छे मिल रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है? सिटीज़न मूव कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहाँ पे बेटर फैसिलिटी मिल रही है। कंपटीशन क्रिएट करता है ये लोकल गवर्नमेंट के बीच में। अगर बिहार के लोग किसी और स्टेट में चले गए, तो इससे क्या हो रहा है? उन 2 स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर कंपटीशन क्रिएट हो रहा है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया? मास माइग्रेशन होता है सिटीज़ के अंदर से लोगों का, ताकि वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पा सके। समझ आ गई? काफ़ी ईजी है वाली थ्योरी। तीनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है? लोकल पावर, सिटीजन चॉइस और सेंट्रल पावर। पहला जो था मुसग्रेव एलोकेशन, वो क्या बोलता था? लोकल सर्विसेज को टेलर्ड किया था कि पंचायत क्या करेगी, म्यूनिसिपैलिटी क्या होगी, एफिशिएंसी ड्राइव होती है। सिटीजन चॉइस, टाइबोट मॉडल क्या देखता है? सिटीजन चॉइस की इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन फॉर टैलेंट एंड रिसोर्स। अलग अलग स्टेट्स में कॉम्पिटिशन चलते हैं टैलेंट और रिसोर्सेज के लिए, इससे रीजनल डेवलपमेंट आएगा। अगर कॉम्पिटिशन होगा तो दूसरा स्टेट वाला भी ये सोचेगा ना कि मुझे भी अपने स्टेट के अंदर अच्छा डेवलपमेंट करना है ताकि मेरा स्टेट भी अच्छा बन पाए। और नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल पावर। मुसग्रेव स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता था कि मैक्रो कंट्रोल, वेल्थ ट्रांसफ़र एंड शॉक एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे क्या आएगा? इक्विटी एंड स्टेबिलिटी। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में डिफरेंस बिटवीन। तो क्या होता है? जब सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट दोनों आपस में कोऑपरेट करके नेशनल फ्रेमवर्क को बनाते हैं, जैसे कि जीएसटी काउंसिल और नीति आयोग, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलके बनवाया है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या हो गया? स्टेट आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। किस लिए? ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वाजी फेडरल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन होते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेटर। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेट और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों होते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों होते हैं। समझ आया?
फेडरल सिस्टम, क्वासी फेडरल सिस्टम कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसा होता है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन में सेंट्रल होता है, स्टेट में स्टेट होता है और कॉन्करेंट में दोनों होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। यूनियन वालों को क्या करना होता है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का काम होता है। स्टेट लिस्ट क्या करती है, स्टेट जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू और स्टेट एक्साइज ये सब लेती है। और कॉन्करेंट लिस्ट ये क्या करती है, शेयर करती है लेजिस्लेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड लेबर लॉ, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों देखती है। नेक्स्ट क्या है, 268 से 281 का आर्टिकल क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। 280 क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। 246 का बताता है लेजिस्लेटिव पावर को। 275 का बताता है ग्रांट्स इन एड को और 282 क्या बताता है, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पहला है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस, रेवेन्यू पावर और एक्सपेंडिचर में, मतलब सेंट्रल फंड देता है ना स्टेट्स वालों को, मिसमैच होता है रेवेन्यू पावर का और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंट्रल और स्टेट के बीच में। रेवेन्यू पावर सेंट्रल के पास जाता है, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास जाता है। तो स्टेट्स स्पेंड मोर बट कलेक्ट फ्यूअर टैक्सेस, स्टेट्स खर्चा तो ज़्यादा करते हैं पर फ्यूअर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, मतलब टैक्स कम कलेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस ये क्या होता है, वर्टिकल मतलब ऐसे नीचे जाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे, सेम लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है, डिफरेंस अमंग स्टेट्स इन इनकम, अलग अलग स्टेट्स की इनकम अलग हो रही है, ठीक है। रिसोर्स, स्टेट्स रिसोर्स अलग है, डेवलपमेंट अलग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया तमिलनाडु और बिहार, तो ट्रांसफ़र हेल्प रिड्यूस दिस डिस्पैरिटी। अगर एक स्टेट के पास ज़्यादा इनकम आई है, दूसरे के पास कम आई है, तो एक स्टेट अपनी एक्स्ट्रा इनकम दूसरे को दे सकता है, तो इससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, बॉडी क्या होती है, फाइनेंस कमीशन की बॉडी आर्टिकल 280 के अंदर एस्टेब्लिश हुई है, हमने पढ़ा है ये पहले, और हर 5 ईयर के बाद इसमें अपॉइंट किया जाता है। फंक्शंस क्या क्या है, टैक्स शेयरिंग को रिकमेंड करता है, ग्रांट्स को रिकमेंड करता है और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करता है। टैक्स डिवॉल्यूशन ये क्या होता है, अ शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट बेस्ड ऑन अ प्रिसाइज फार्मूला। सेंट्रल टैक्सेस के एक शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है स्टेट्स के अंदर उनके एक प्रिसाइज फार्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे एरिया देखा जाता है, इनकम डिस्टेंस देखा जाता है, पॉपुलेशन देखा जाता है, फॉरेस्ट कवर देखा जाता है, फिर उस अकॉर्डिंग उस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जीएसटी काउंसिल है। 279A के अकॉर्डिंग 2 लोग हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब हमने कर लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल कंट्रोल करता है रेवेन्यू सोर्सेज और स्टेट किस पे डिपेंड होता है कि उनको कितना ट्रांसफ़र मिल रहा है। जीएसटी डिस्प्यूट आ जाते हैं, स्टेट कंप्लेन करते हैं कि उनको कंपनसेशन काफ़ी लेट मिलता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। कंडीशनल ग्रांट मतलब स्टेट समटाइम लॉस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के वजह से कभी कभी स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी अपनी खो देते हैं काम करने की। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है, सम स्टेट्स रिमेन परसिस्टेंटली अंडर डेवलप्ड डिस्पाइट ट्रांसफ़र फार्मूला, ट्रांसफ़र फार्मूला के वजह से भी काफ़ी स्टेट्स क्या होती हैं, अंडर डेवलप्ड, मतलब अगर ट्रांसफ़र फार्मूला ना हो, किसी के पास इनकम ज़्यादा आ रही है, किसी के पास इनकम कम आ रही है, तो कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जो अंडर डेवलप्ड रह जाएंगी। अगर ट्रांसफ़र फार्मूला का वो लोग यूज़ कर रहे हैं फिर तो बैलेंस हो जाएगा, बट अगर नहीं हो रहा तो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट हो सकती हैं सेंट्रल और स्टेट की, उसकी वजह से टेंशन हो सकती है। नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र्स एंड लोकल फाइनेंसेस इन इंडिया क्या होता है ये देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर, क्या होता है कि फ़ंड का ट्रांसफ़र होना गवर्नमेंट के एक लेवल से दूसरे लेवल पे। पर्पस क्या होता है, करेक्ट इम्बैलेंस, प्रमोट करना डेवलपमेंट को और नेशनल स्टैंडर्ड को इंश्योर करना। सेंट्रल से जैसे पैसे कहाँ गए, स्टेट के पास, और स्टेट से किसके पास जाते हैं, लोकल बॉडीज़ के पास, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, कितने टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहला है टैक्स डिवॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक शेयर देती है स्टेट्स को। ये कैसा होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, एरिया के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और फाइनेंस कमीशन इसको रिकमेंड करती है। ग्रांट इन एड, ये क्या होता है, फंड्स दिया जाता है स्पेसिफिक या जनरल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट क्या है, जनरल पर्पसेस ग्रांट, ये क्या होता है, यूज़ फ्रीली बाय स्टेट, फ्रीली यूज़ किया जाता है स्टेट के द्वारा, जैसे जिससे डेफिसिट क्या हो जाती है, कम करने के लिए। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट, ये किस लिए होता है, एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ मिशन या एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। मैचिंग ग्रांट, ये किस लिए होता है, स्टेट कंट्रीब्यूट करती है अपने ओन शेयर्स, मतलब स्टेट भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, जिससे स्पेंडिंग क्या होती है, इंकरेज होती है। और नॉन मैचिंग ग्रांट्स, इसके अंदर स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सब गवर्नमेंट ही देती है। नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफ़र, नेचर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ये और रूल बेस्ड होता है। फोकस क्या होता है, इक्विटी लाना और फिजिकल डिसिप्लिन लाना। वेयर एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये क्या होती है, डिज़ाइन करी जाती है सेंटर के द्वारा, इम्प्लीमेंट करता है कौन, स्टेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, PMGSY, मिड डे मील और जल जीवन मिशन। इश्यूज़ क्या होता है, स्टेट्स हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी, स्टेट्स के पास काफ़ी कम पावर होती है और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे नीति आयोग रोल आया, तो क्या करा इसने, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसको चेंज करके क्या आ गया, नीति आयोग। नाउ मेनली एडवाइजरी की तरह काम करता है। कोई नो डायरेक्ट फंड एलोकेशन रोल लाइक प्लानिंग कमीशन अर्लियर, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन फंड एलोकेशन करता था, पर ये कोई फंड एलोकेशन नहीं करता। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम क्या क्या है, रीजनल इनइक्वालिटी कम करता है, मिनिमम पब्लिक सर्विस को इंश्योर करता है, बैलेंस ग्रोथ प्रमोट करता है, फिजिकल डिसिप्लिन, मतलब एक अच्छा फिजिकल, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एक अच्छा डिसिप्लिन आयो, नेशनल प्रायोरिटी अच्छी हो, सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाता है कि मतलब स्टेट पूरा का पूरा सेंटर पे डिपेंड होता है, पॉलिटिकल बायस आ जाता है, ठीक है, फेवरेटिज्म के बेसिस पे ग्रांट्स मिलते हैं, और इनएफिशिएंसी, फंड पुअरली यूटिलाइज, फंड को गलत तरीके से भी यूटिलाइज कर लिया जाता है। डिले भी होता है कि ट्रांसफ़र डिले हो जाता है, जिससे कि स्टेट फाइनेंस को इफ़ेक्ट पड़ता है। लोकल फाइनेंसेस इंडिया क्या होते हैं, फाइनेंसेस ऑफ पंचायत, मतलब रूरल लोकल बॉडीज़ हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, अर्बन लोकल बॉडीज़। मतलब अगर कोई लोकल बॉडी है तो उसको क्या बोला जाता है, पंचायत। कोई अर्बन लोकल बॉडी है तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूनिसिपैलिटी। पता होगा ये, ठीक है। दिस अमेंडमेंट्स गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स टू लोकल गवर्नमेंट, स्टेटस मिलता है अमेंडमेंट की वजह से लोकल गवर्नमेंट को। कौन कौन से अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट जो पंचायत के लिए और 74 अमेंडमेंट जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। ये दोनों अमेंडमेंट एक स्टेटस प्रोवाइड करती है लोकल गवर्नमेंट को भी। फंक्शंस क्या होते हैं लोकल बॉडीज़ के, रूरल रोड्स, ठीक है, पंचायत क्या करता है, रूरल रोड्स बनाना, गांव के जो रोड्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करना, जैसे और रूरल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। म्यूनिसिपैलिटी क्या करता है, अर्बन प्लानिंग करता है, वेस्ट मैनेजमेंट करता है, स्ट्रीट के ऊपर लाइट लगाना और पब्लिक हेल्थ भी म्यूनिसिपैलिटी देखता है। नेक्स्ट क्या है, ओन रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या है, मतलब कहाँ पे ये लोग कहाँ से इनको पैसे आते हैं म्यूनिसिपैलिटी को। तो वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मार्केट फ़ी, यूज़र चार्जेस, मतलब कोई चीज़ यूज़ करने के चार्ज, पार्किंग के फीस, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब कौन लेता है, म्यूनिसिपैलिटीज़। ये सब इनके रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। ग्रांट्स कौन कौन से मिलते हैं हायर गवर्नमेंट्स के थ्रू, सेंट्रल और स्टेट्स और फाइनेंस कमीशन ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर पे एस्टेब्लिश होती है और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रिकमेंड करता है शेयर कितने देने हैं स्टेट रेवेन्यू को और लोकल बॉडीज़ को, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन लोकली इम्प्रूव होती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है लोकल फाइनेंसिस के अंदर, वीक रेवेन्यू बेस होता है, मतलब लोकल बॉडीज़ काफ़ी कम टैक्स कलेक्ट करती है, डिपेंड होते हैं ग्रांट के ऊपर, जो स्टेट और सेंट्रल इन लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब
कलेक्शन सिस्टम टैक्स का काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इनएफिशिएंट है, करप्शन और लीकेज भी हो सकता है, मतलब उस फंड का वो लोग गलत तरह से यूज़ कर सकते हैं, और लैक ऑफ ऑटोनॉमी, उनके पास कोई पावर नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं होता फाइनेंशियल डिसीजन लेने का। मेजर्स क्या क्या है लोकल फाइनेंसेस इंप्रूव करने के? प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम अच्छा कर दो, डिजिटल टैक्स कनेक्शन स्टार्ट कर दो, इम्प्रूव कर दो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लाओ, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लोकल ऑफिशियल्स, और बेटर ऑडिटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो लोग करप्शन करते हैं उनके लिए। इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए? तो फाइनेंस कमीशन, इनका रोल क्या है? सेंट्रल स्टेट ट्रांसफ़र करता है। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? जीएसटी कोऑर्डिनेशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है? स्टेट लोकल ट्रांसफ़र। और नीति आयोग क्या करता है? पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करता है। तो यूनिट 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 जो कि है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। इसमें क्या कहा है? 2 टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, एक होता है डेवलपमेंट पॉलिसी और एक होता है वेलफेयर पॉलिसी। डेवलपमेंट पॉलिसी कौन सी होती है? गवर्नमेंट के ऐसे एक्शन जो किसको एम कर रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन। मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ह्यूमन कैपिटल अच्छी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी करना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? ग्रोथ अच्छा करो, ठीक है, रीजनल इक्वालिटी आए, सोशल जस्टिस हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। वेयर एज नेक्स्ट कौन सी पॉलिसी है? वेलफेयर पॉलिसी। ये क्या करती है? इम्प्रूव करना चाहती है स्पेसिफिक लिविंग कंडीशन के, लोगों के रहने के कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहती है, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि रूरल पॉपुलेशन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के, और SC ST OBC और वल्नरेबल एल्डरली के लिए। फीचर्स क्या क्या है? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, फ्री या लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? ये एक इंडिया का प्रीमियर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो कि ज़रूरी कमोडिटीज़, असेंशियल कमोडिटीज़ सब्सिडाइज प्राइस पे लोगों को देता है। समझ आया? PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लोगों को। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है ये इसके अंदर असेंशियल कमोडिटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन से आइटम होते हैं? जैसे राशन की दुकान होती है ना, राशन कार्ड के थ्रू जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलता है? राइस, व्हीट, शुगर और कैरोसिन। 4 पिलर्स हैं PDS के। क्या करना चाहता है ये? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है पुअर पीपल्स को, पुअर को इन्फ्लेशन से बचाना चाहता है, मैल न्यूट्रिशन को कम करना चाहता है और प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये? सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट। गवर्नमेंट ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, मतलब ना फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है कि इससे ज़्यादा प्राइस पे आप, मतलब इससे कम प्राइस पे आपको अपना जो क्रॉप है वो नहीं बेचना पड़ेगा। तो उस प्राइस पे गवर्नमेंट उनसे क्रॉप खरीद लेती है, ग्रेन खरीद लेती है, उसके बाद उसको स्टोर करके रखती है। ग्रेन आर हाउस सिक्योर तरीके से उसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनको फेयर प्राइस शॉप के अंदर, जहाँ जैसे कि राशन शॉप होते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हब की तरह ये काम करते हैं। और फिर एट द एंड ये लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। एजेंसी कौन सी है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, यहाँ पे स्टोरेज करा जाता है इसके अंतर्गत। 1997 में क्या आया था? PDS के अंदर चेंज आए थे। सिस्टम इन्वॉल्व टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। होता क्या है ना, अलग अलग लेवल के लोग हैं, कोई मिडिल क्लास, कोई हाई क्लास, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन। तो लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा देती है सरकार, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम देती है सरकार। इसलिए सरकार ने इनको ग्रुप में बांट दिया है, जैसे कि इनको एक टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने के लिए सिटीजन्स को बांट दिया है कि एक हो गया अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, फिर हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन, और लास्ट में हो गया अंत्योदया अन्न योजना। ठीक है, स्पेसिफिकली टारगेट द एब्सोल्यूट पुअरेस्ट फैमिलीज। ये पुअरेस्ट फैमिली को टारगेट करता है, तो सबसे ज़्यादा इनको मिलता है। ठीक है, फिर इनको और फिर इनको। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट
लीगल राइट्स क्या क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर लीगल राइट्स क्या क्या है फूड के अंदर, तो 75% रूरल पॉपुलेशन कवर्ड है इसके अंदर और 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर्ड है इसके अंदर। मतलब 75% रूरल पॉपुलेशन को लीगल राइट मिलेगा और 50% अर्बन पॉपुलेशन को मिलेगा। क्या गारंटी करता है ये कि राइस जैसे नॉर्मली 50 to 60 रुपीज़ पर केजी मिलता है, तो इसके अंतर्गत 3 रुपीज़ पर केजी मिलता है, वीट 2 रुपीज़ पर केजी मिलता है और जो बाकी कोर्स ग्रेन होता है वह 1 रुपीज़ पर केजी मिलता है। तो काफ़ी चीपर है ना। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, हंगर कम करता है, भूखमरी कम करता है, ठीक है। जो काफ़ी गरीब लोग हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको खाना देता है महंगाई के समय में, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बेसलाइन बनाता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का। ये जो आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं ना, बच्चों के अंदर मैल न्यूट्रिशन ना आए इसलिए उनको दलिया या काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है, चने जिसमें प्रोटीन वगैरह होता है, ताकि मैल न्यूट्रिशन ना हो। डिसएडवांटेज क्या क्या है, करप्शन होता है, लीकेज हो सकता है, ग्रेन डाइवर्सन हो सकता है, प्रोलिफरेशन हो सकता है, मतलब फेक राशन कार्ड बना लेते हैं लोग। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का हो सकता है, एक काफ़ी बेकार क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और एरर्स को निकाल दिया जाता है, मतलब काफ़ी सारे सिटीजन्स को निकाल दिया जाता है जो इसको डिज़र्व करते हैं। लोग क्या करते हैं, फेक राशन कार्ड बना लेते हैं, तो इसके लिए क्या किया है, आधार लिंकेज कर दिया उसके साथ। लीकेज एंड डाइवर्जन होता है तो इसके लिए जीपीएस ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है और POS मशीन स्टार्ट कर दिया है। माइग्रेंट एक्सक्लूजन होता है तो इसलिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिसी इंटेंट एंड वेलफेयर रियलिटी। समझ आया। अब एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्या करना होता है, ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलिटी किस चीज़ पे रिलाय करता है, 2 चीज़ों पे, इंटरडिपेंडेंस पिलर ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी 2 पिलर है, हेल्थ केयर और एजुकेशन। हेल्थ केयर मतलब क्या इंश्योर करता है, ये कि फिजिकल कैपेसिटी, लॉन्गेविटी एंड सर्वाइवल हो। फोकस एरिया क्या होता है, नेशनल हेल्थ मिशन एंड आयुष्मान भारत। वेयर एज एजुकेशन ये क्या इंश्योर करता है कि स्किल, नॉलेज, फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो। फोकस एरिया क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। अल्टीमेट आउटकम क्या है इन दोनों का, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी और सोशल मोबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है। एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन। कब आया था ये, 2013 के अंदर आया था, जो क्या कंबाइन करता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। रूरल और अर्बन के हेल्थ मिशन को क्या कर रहा है, इसने कंबाइन किया है। क्या इम्प्रूव करना गोल है इसका, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना और इंडिया के अंदर सर्विसेज हेल्थ केयर से रिलेटेड और अच्छी करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस मिले हेल्थ केयर के लिए, रेड्यूस हो इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो, डिजीज़ कम हो और स्ट्रेंथ करे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का क्या फोकस होता है, रूरल हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट होगा, ऑब्वियसली रूरल के लिए है तो रूरल की हेल्थ इंप्रूव करेगा ना। फीचर्स क्या क्या है, आशा वर्कर्स हो गए, विलेज हेल्थ कमिटीज़ हो गए, स्ट्रेंथ करता है प्राइमरी कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करता है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रोवाइड होती है। नेशनल अर्बन का क्या फोकस है, हेल्थ केयर कहाँ देता है, अर्बन पुअर को। प्राइमरी टारगेट क्या है, स्लम पॉपुलेशन, माइग्रेंट वर्कर और लास्ट में क्या लिखा है, होमलेस पीपल। इन सबको एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना इसका मिशन है और इसका रूरल पीपल को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना मिशन है। नेक्स्ट क्या है, आशा वर्कर। ये क्या करते हैं, आशा वर्कर क्या करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस बताते हैं लोगों को, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और आउटरीच करते हैं। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो आशा वर्कर्स उनको हेल्प करते हैं, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे फ्री में इलाज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, वैक्सीनेशन सपोर्ट करते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं आशा वर्कर। मैटरनल केयर करते हैं, सेफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो उनकी, और चाइल्ड न्यूट्रिशन गाइडेंस भी देते हैं ताकि मैल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स NHM के अंदर कौन कौन से हैं। पहला है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना,
और क्या है, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल करना और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, आयुष्मान भारत एक फाइनेंशियल शील्ड है। क्या है ये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कब लॉन्च हुआ था, 2018 के अंदर। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसका एम है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मेडिकल एक्सपेंसेस से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो और हेल्थ केयर एक्सेस मिल पाए फॉर फैमिलीज़ को। तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं एक फैमिली को 1 साल के अंदर। कितने लोगों को, मोर 50 करोड़ पीपल को, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज़, ठीक है, डाटा के बेस पे। फिर क्या है, पीएमजे योजना का रोल क्या है, इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर कवरेज है। फीचर्स क्या क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट कवर करता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर करता है। अप्लीकेबल कहाँ पे होता है, पब्लिक एंड इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। वेयर इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर ना डिस्पेंसरीज खुले थे, तो ये किस में आ जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर। सर्विसेज क्या देते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, इसका अचीवमेंट क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है। तो इम्प्रूव करा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, मतलब लोगों की जो डेथ, लोग कम एज में मर रहे थे ना, तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, रिडक्शन कर दिया मैटरनल मॉर्टेलिटी में, बेटर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स हो गए, इम्यूनाइजेशन कवरेज हो गया और रेड्यूस कर दिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आयुष्मान के तहत। परसिस्टेंट चैलेंज का क्या है, शॉर्टेज हो गया डॉक्टर्स का और पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेकार है, ठीक है। लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है और रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स और लिमिटेड अवेयरनेस भी है और मैनी नीडी पीपल को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये सारे क्या है, चैलेंज। एजुकेशन के बारे में देखते हैं। एजुकेशन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोशल मोबिलिटी के लिए। 2001 में आया था सर्व शिक्षा अभियान। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, मतलब 8th क्लास तक यूनिवर्सली सब लोगों को 8th क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गोल क्या क्या थे, कि हर एक चिल्ड्रन का इनरोलमेंट हो, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो, मतलब जो लोग स्कूल छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, वो चीज़ कम हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा हो और जेंडर इक्वालिटी हो, मतलब मैन और वुमेन दोनों का एजुकेशन प्रोवाइड हो। फीचर्स क्या क्या हैं, टेक्स्ट बुक फ्री में प्रोवाइड करें, मिड डे मील्स प्रोवाइड करें, टीचर रिक्रूटमेंट हो और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। नेक्स्ट क्या है, अचीवमेंट क्या क्या हुआ इससे, लिटरेसी बढ़ गई, ठीक है, लोगों ने एडमिशन ज़्यादा लिया और गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन भी अच्छी हुई। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लर्निंग आउटकम अच्छे नहीं हुए, ठीक है, टीचर एब्सेंट हो रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी आ रहा था। नेक्स्ट क्या है, मिड डे मील स्कीम क्या होता है, मोस्ट इफ़ेक्टिव पॉलिसी है काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। मिड डे मील क्या करता है, स्कूल्स के अंदर फ्री मील्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस, इसका गोल है कि स्कूल अटेंडेंस बढ़ाना, इम्प्रूव करना लोग बच्चों के न्यूट्रिशंस और हेल्थ गोल्स और ड्रॉप आउट रेट भी कम करना। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पीएमजे क्या करता है, मतलब अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। पीएमजे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है र्यून से, हेल्थ शॉक से प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी, एनएचआईएम या आशा, ये क्या करती है, सर्वाइवल, अर्ली लाइफ एंड फाउंडेशनल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्या था, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये क्या करता है, मिड डे मील इंश्योर करता है, अटेंडेंस और हेल्थ देखता है। और क्या था, एजुकेशनल एक्सेस, सब लोगों का एजुकेशनल मिल सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है वेलफेयर प्रोग्राम का, तो पॉवर्टी कम होता है, गरीबी कम होती है, ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट होती है, सोशल इक्वालिटी आता है, मतलब सब लोगों को इक्वालिटी मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और हेल्थ और प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिलर्स क्या क्या है ह्यूमन कैपिटल को अच्छा करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है, आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्या है, एनईपी आया 2020 में, मिड डे मील आया,
न्यूट्रिशन और अटेंडेंस अच्छी करने के लिए, और ICDS अर्ली चाइल्डहुड केयर भी है। तो पढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में। क्या करता है ये? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है। प्रोविज़न क्या क्या है? कोई फीस नहीं लगती इसके अंदर, कोई भी चाइल्ड एडमिशन ले सकता है, किसी को भी भगाया नहीं जाएगा। 25% रिजर्वेशन है प्राइवेट स्कूल के अंदर जिनको फ़ायदा नहीं मिल पाता ऐसे ग्रुप्स के लिए। लीगल राइट मिलता है इससे एजुकेशन का, लिटरेसी इंप्रूव होती है और इक्वालिटी प्रमोट होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। मेजर रिफॉर्म है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फीचर्स का क्या है? स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाए गए हैं, डिजिटल लर्निंग और मदर टंग इंस्ट्रक्शन। क्या क्या बोला गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि अब लोगों को बुक वाली नॉलेज देने की जगह उनका स्किल पे फोकस करो, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करो, जो एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो डिजिटल मोड में प्रोवाइड करो और मदर टंग का यूज़ करो इंस्ट्रक्शन देने में। ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी करना, GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अच्छा करना और रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना। क्रिटिसिज्म क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी तक भी NEP अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। कहा था B.Ed 1 ईयर का होगा, अभी तक B.Ed 1 ईयर का स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और 5+2+2 मतलब ये वाला आया था सिस्टम, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये वाली प्रॉब्लम है। डिजिटल डिवाइड आ रहा है और लैंग्वेज कंसर्न हो रहा है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम ये क्या करता है? फ्री मील प्रोवाइड करता है स्कूल्स में, न्यूट्रिशन अच्छी होती है, सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड होता है, प्रमोट होता है, ड्रॉप आउट रेट्स कम होते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ के कम जाने लग जाते हैं और स्कूल के अटेंडेंस और इनरोलमेंट बढ़ती है। इश्यूज़ क्या क्या होते हैं? फूड क्वालिटी जो प्रोवाइड कर जाती है ना वो काफ़ी ख़राब प्रोवाइड कर जा रही है, हाइजीन कंसर्न नहीं रखा जाता और करप्शन होता है इम्प्लीमेंट करने में। इश्यूज़ क्या है? वही है जो हमने पढ़ लिए। आगे लाइवलीहुड एंड इनकम सपोर्ट, इसके अंदर क्या क्या है? MG नरेगा मैकेनिज्म क्या है? गारंटी देता है कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा रूरल एरियाज़ के अंदर, मतलब 100 दिनों का वेज मिलता है रूरल एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट को, वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, रूरल असेट्स को क्रिएट करना और माइग्रेशन कम करना। इंपॉर्टेंस क्या है? माइग्रेशन मतलब लोग छोड़ के जाते हैं ना वो जगह अच्छी जॉब के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है? इनकम सपोर्ट मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है और वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट है PM किसान योजना। मैकेनिज्म क्या था इसका? इनकम सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए। बेनिफिट क्या होता है? 6,000 एनुअली दिए जाते हैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर। लोगों की ह्यूमन डिग्निटी कौन कौन सी है? बेसिक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये क्या करता है? चिल्ड्रन को टारगेट करता है और मदर को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ भारत मिशन एलिमिनेट करता है ओपन डेफिकेशन, इंप्रूव करता है सैनिटेशन फैसिलिटी और क्लीनलीनेस। प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्या करता है? अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करता है पुअर फैमिलीज़ को। आगे क्या है? प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं वेलफेयर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के अंदर? लीकेज होता है, फंड गायब हो जाते हैं, करप्शन होता है, बेनिफिशियरीज़ को नहीं मिल पाता। लीकेज एंड करप्शन होता है मतलब फंड बेनिफिशियरी तक पहुंच ही नहीं पाते, बीच के जो होते हैं ना मीडिएटर वही घपलेबाजी कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आ जाती है, मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बनता एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और डिले हो जाते हैं। अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ें भी वेलफेयर के लिए ये सारी पॉलिसीज़ भी बनी हुई है। और रीजनल इनइक्वालिटी हो जाती है, बैकवर्ड स्टेट्स को ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। डिलेमा क्या क्या है? जब सेफ्टी नेट कैचेज द रॉन्ग पीपल और मिसेज द राइट वन, जब ये सारी सेफ्टी रॉन्ग पीपल को कैच कर लेती है, मतलब जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको पैसे मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? नॉन डिजर्विंग इंडिविजुअल इनकरेक्टली रिसीव वेलफेयर बेनिफिट। जैसे जो मीडिएटर्स बैठे होते हैं, गवर्नमेंट ने तो पैसे भेज दिए गवर्नमेंट ने, बट बीच के जो लोग हैं वो लोग घपलेबाजी कर लेते हैं पैसों में, तो वो चीज़ बोली है। और एक्सक्लूजन एरर, जिसको चाहिए उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, सिस्टम से ही निकल जाता है वो। रीसेंट रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पहले क्या था?
लीकेज हो रहा था, पर अब क्या हो गया, एक डीबीटी सिस्टम बना गया है जिसके द्वारा मनी डायरेक्टली जिसको बेनिफिट चाहिए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आते हैं। तो इससे क्या होगा, बाईपासिस मिडलमैन को हटा दिया जाएगा जो करप्शन करते थे, तो करप्शन भी कम हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाएगी। एक अच्छे वेलफेयर डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए, जनधन अकाउंट बनाया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंक एक्सेस मिल पाए, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है और मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन होती है और ट्रैकिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों का वेलफेयर पेपर फॉर्म से अब डिजिटल पोर्टल के तरफ आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, ई राशन कार्ड मिलेगा और फिर हेल्थ पोर्टल्स भी हेल्थ डाटास भी ऑनलाइन फॉर्म में ही होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉवर्टी कम होगी, एजुकेशन एक्सेस अच्छा मिल रहा है, हेल्थ केयर इंडिकेटर अच्छा हो रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा हो रहा है। लिमिटेशन क्या क्या है, फिजिकल बर्डन बढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, डिपेंडेंसी कल्चर आ रहा है, अनइक्वल क्वालिटी मिल रही है स्टेट्स को और गवर्नमेंट इश्यूज भी आ रहे हैं। तो फाइनली हमने इस सब्जेक्ट की भी वन शॉट मैराथन कंप्लीट कर ली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।